सो आज हम स्टार्ट करेंगे ई गवर्नेंस से जो फीचर्स ऐड ऑन हुए थे उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ ई गवर्नेंस लिखा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट 2013 सबसे पहला है ई गवर्नेंस। इस एक्ट में पहली बार कंपनीज़ को ये अलाउ किया गया कि वो अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करके लिए फिजिकली फाइल की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो सकता है। ये स्टेप लिया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी बदले और पेपर वर्क कम हो। अगर हम सिंपली वे में बोलें तो अब कंपनी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रख सकती है और लोग उनको ऑनलाइन देख भी सकते हैं। सेकेंड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ठीक है, अगर इसमें हम सिंपली वे में बताऊँ तो कंपनी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, सोसाइटी को रिटर्न देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड जो है वो इन्हांस अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल इंट्रोड्यूस किया गया। ये डायरेक्टर्स कंपनी के लिए डेली काम में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो इंश्योर करते हैं कि कंपनी फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है। इनके टेन्योर और ड्यूटीज़ के क्लियर रूल्स दिए गए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डाटा एक डाटा बैंक में मेंटेन होगा, जिससे कंपनीज उन्हें अपॉइंट कर सकती हैं। CSR कमेटी और अदर कमिटीज़, कंपनी के बोर्ड में अलग अलग कमेटी बनाई होगी, जैसे CSR कमेटी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी। इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होंगे ताकि डिसीजंस फेयर हों। अगर सिंपली वे में बताऊं तो कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन कोई एक आदमी नहीं लेगा, बल्कि कमेटी मिलके लेगी ऐसे कोई भी डिसीजंस। इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे उसमें। ठीक है, अब प्रमोटर की बात करें। एक्ट में पहली बार प्रमोटर की डेफिनेशन डाली गई। प्रमोटर कंपनी का वो आदमी होता है जिसने कंपनी बनाई या कंट्रोल रखता है। अब उनके लिए क्लियर लाइबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट है विगिल मैकेनिज्म। एक्ट में ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसने एम्प्लॉयज़ कंपनी पर चल रही किसी भी रॉन्ग डूइंग की रिपोर्ट कर सके बिना डरे। सब्सिडरी लेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो डिसाइड कर सके कि एक कंपनी कितनी सब्सिडरी कंपनीज बना सकती है। अकाउंट्स को रीओपन करना है अगर कंपनी निगलेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया हो या कोई फ्रॉड दिखता है तो अकाउंट दोबारा ओपन करके करेक्ट किया जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। बताया ये सारा का सारा आपका इन्हांस अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनीज में आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एडिशनल डिस्क्लोजर नॉर्म्स। इसमें बोला गया है कि बोर्ड रिपोर्ट में नया डिस्क्लोजर, कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बताना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, CSR पॉलिसी क्या है, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्यूट की गई है। सिंपली वे में तो बोलें तो कंपनी को सब कुछ क्लियर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक को बताना होगा। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, अगर कंपनी की फॉरेन सब्सिडरीज़ हैं या एसोसिएट कंपनीज़ हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच करके फाइल करनी होगी। शेयर होल्डिंग चेंजेस फाइल करना, एवरी लिस्ट कंपनी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा कि प्रमोटर और शेयर होल्डर्स में शेयर होल्डिंग में क्या चेंज हुए हैं, मतलब अभी तक वो सारा कुछ बताना होगा। अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटिंग राइज ऑफ कैपिटल बाय कंपनीज़। इसमें बोला है कंपनीज़ के लिए कैपिटल राइज करना किस तरह, मतलब कंपनीज़ के शेयर्स कैसे राइज होंगे। तो कंपनी को पैसे इकट्ठा करने में जो सुविधा मिलती है, प्राइवेट प्लेस के रूल्स को चेंज किया गया है ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। मतलब अगर बताऊँ कि कंपनी जब लिमिटेड लोगों को शेयर्स ऑफर करेगी तो वो प्रोसेस क्लियर और रिकॉर्ड में होगा, कोई हिडन चीज़ नहीं होगी। अब कंपनीज़ को अलाउ किया गया है कि वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती हैं। सिंपल अगर बताऊं तो कंपनीज ऐसे शेयर्स ला सकती हैं जिसमें कुछ लोगों को ज़्यादा वोटिंग पावर मिलेगी और कुछ को कम। इससे कंपनी कैपिटल राइज कर लेती है और कंट्रोल भी मेंटेन कर लेती है। और नेक्स्ट बताएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो ऐसे रूल्स बनाएं जिससे कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए शेयर्स खरीदने का अरेंजमेंट कर सके बेनिफिट स्कीम्स के थ्रू। और अगर एम्प्लॉय डायरेक्टली वोटिंग राइट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन शेयर्स पर तो कंपनी को ये बात अपनी बॉन्ड रिपोर्ट में क्लियरली बतानी होगी। नेक्स्ट ऑडिट अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंट मेंटेन और ऑडिट करने के लिए नए रूल हैं। कंपनी को अपने अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना होगा।
ऑडिट की रूल स्ट्रिक्ट और अकाउंटेबल बनाई गई हैं। ऑडिटर को नॉन ऑडिट सर्विस के रूल्स फॉलो करने होंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें। कॉस्ट ऑडिट और सिक्रेटरल ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड किया गया है। स्पेसिफिक कंपनीज़ को कॉस्ट रिकॉर्ड और सिक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी होगी अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी NFRA स्टैब्लिश की गई है कि मॉनिटर अकाउंटिंग और ऑडिट स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल की क्वालिटी इंश्योर करेगी। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, अब इसमें क्या है, तो इसमें बोला गया है कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के लिमिट पहले वाले एक्ट 11% ऑफ नेट प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अगर कंपनी के प्रॉफिट कम या ज़ीरो हो तो न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ फीस और प्रॉफिट लिंक्ड कमीशन लिमिटेड अमाउंट के लिए सेटिंग फीस और पीरियोडिक पेमेंट भी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना होगा। फैसिलिटिंग मर्जर्स या फिर एक्विजिशन, कंपनीज़ के मर्जर या एक्विजिशन का प्रोसेस अब सिंपल कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्मेशन लेने का सिंपल प्रोसेस ड्यू है और फॉर मर्जर कंप्रोमाइज़ या अरेंजमेंट। स्मॉल कंपनीज़ और होली ओन सब्सिडरीज़ के लिए भी इजी अप्रूवल प्रोसेस है, मतलब अब अप्रूवल जल्द मिलता है और रिस्ट्रिक्यूटिंग ड्यू ग्रोथ फास्ट होती है। बाकी कंपनीज़ के लिए भी ये मैटर्स ट्रिब्यूनल्स के थ्रू अप्रूव होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर्स किसी ऑब्जेक्ट चेंज के लिए डिसेंट करते हैं जो ओरिजिनल पब्लिक इशू के लिए था, तो उनको एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। मतलब मर्जर के इफेक्ट को क्रेडिटर्स के मैनेजरियल पर्सनल प्रमोटर और नॉन प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स के लिए डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। ट्रिब्यूनल को पावर है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए एग्जिट ऑफर प्रोवाइड करने की। बोर्ड में स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टर्स भी हो सकता है। रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्टेड करेंगे। मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, पब्लिक से डिपॉजिट लैंड अब स्ट्रिक्टर रिजीम। एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, पब्लिक से डिपॉजिट लैंड अब स्ट्रिक्टर रिजिम के अंडर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि कुछ कंपनीज को प्रॉक्सीज अलाउ ना करने का रूल बनाए। क्लासेस एक्शन सूट्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स डिफाइन है और मिसयूज से बचने के लिए सेफ गार्ड भी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसका मतलब है शॉर्ट में SFIO का स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है। SFIO के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कोर्ट में फाइल किया जा सकता है फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सर्टेन फ्रॉड ऑफेंस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है और बेल कंडीशन भी डिफाइन है। फ्रॉड के क्लियर डेफिनेशन और रिलेटेड ऑफेंस के लिए स्ट्रिजेंट पेनल्टी इंक्लूड है। अगर हम 12th नेक्स्ट की बात करें वीमेन डायरेक्टर की, अब एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस या क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पर ट्रिब्यूनल के कंपोजिशन और क्वालिफिकेशन अपडेट किया गया है। ट्रिब्यूनल के डिसीजंस के अगेंस्ट अब NCLT में लाई करेंगे। नेक्स्ट मतलब लास्ट, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल। कंपनीज़ के डिस्प्यूट को NCLT तक पहले मीडिएशन या कंसिलेशन से रिजॉल्व करने के लिए पैनल बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि पैनल क्रिएटर मेंटेन करने और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कंपनीज़ को एग्जम्प्ट या मॉडिफाई भी कर सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।